जरा सोचिए, साल 1854 है। अच्छा, मतलब बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल। और ब्लैक सी यानी काले सागर में एक बहुत ही भयंकर तूफान आता है, और पता है क्या होता है? दर्जनों बड़े बड़े समुद्री जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। बाप रे, दर्जनों जहाज। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि वो जहाज इसलिए नहीं डूबे क्योंकि वे कमजोर थे या पुराने थे। वो इसलिए डूबे क्योंकि उस समय इंसानों के पास वायुमंडल का कोई एक्सरे देखने की तकनीक नहीं थी। मतलब वे हवा और बादलों के उस घने अंधेरे में बिल्कुल नेत्रहीन होकर चल रहे थे। एकदम सही कह रहे हैं आप। वो बस किस्मत के भरोसे समंदर में उतरे हुए थे। एग्जैक्टली। और अब जरा आज के दिन पर आते हैं। आज 22 मार्च 2026 है। कल विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, जिसे हम वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डे भी कहते हैं। हाँ, कल 23 मार्च है। तो आज की हमारी इस डीप डाइव या कह लें इस गहन चर्चा का आधार वो दिलचस्प दस्तावेज है जो इस साल की थीम मौसम विज्ञान के उस ऐतिहासिक सफर और खास तौर पर भारत के लिए इसके महत्व को समझाते हैं। बिल्कुल, और ये सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। है ना? हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे मौसम की निगरानी 19वीं सदी के उन शुरुआती मोर्स कोड वाले सिस्टम से निकलकर आज की किलोमीटर स्केल एआई तकनीक तक पहुंच गई है। और सबसे जरूरी बात, क्यों ये डेटा सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस 1854 के तूफान के अंधेरे और आज हमारे फोन की स्क्रीन के बीच का जो फासला है ना, वही इन दस्तावेजों को इतना रोचक बनाता है। हाँ, आज तो हम बस फोन उठाते हैं और बस एक स्वाइप करते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है कि अगले 1 घंटे में बारिश होगी या नहीं। ये इतनी आसानी से मिल जाता है कि हम इसके पीछे की उस विशाल व्यवस्था को, उस मेहनत को भूल जाते हैं, जिसे बनने में 150 साल से ज्यादा का समय लगा है। एकदम सही। हम उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ विज्ञान का विकास नहीं है, ये आपदाओं से बचने के लिए इंसानी सभ्यता के संघर्ष की कहानी है। और इस संघर्ष की शुरुआत की जो कहानी आज के हमारे स्रोतों में दी गई है ना, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दस्तावेज हमें 1853 के पहले अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन और फिर 1873 में IMO यानी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की तरफ ले जाते हैं। हाँ, वो दौर मौसम विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी पर बहुत सटीक उपमा आई। मतलब हम इसे 19वीं सदी के तटीय शहरों के लिए बने एक प्राचीन व्हाट्सएप ग्रुप की तरह देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, ये काफी दिलचस्प तुलना है ना? मतलब जहाजों के पास तब कोई वायरलेस रेडियो तो था नहीं, लेकिन तट पर बसे शहर टेलीग्राफ के जरिए एक दूसरे को लगातार मैसेज भेज रहे थे, जैसे हमारे यहाँ तूफान आ चुका है, अपने बंदरगाहों को सुरक्षित कर लो, ये तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये उपमा उस समय के हालात को बहुत ही सटीकता से दर्शाती है। वो तटीय टेलीग्राफ नेटवर्क ही असल में दुनिया के पहले रियल टाइम मौसम चेतावनी सिस्टम थे। बिल्कुल। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में ही दुनिया के देशों को यह समझ आ गया था कि मौसम किसी भी राष्ट्रीय सीमा को नहीं मानता, उसे किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, हवाओं को तो बॉर्डर नहीं दिखते ना। एग्जैक्टली। अगर फ्रांस के ऊपर कोई बड़ा तूफान बन रहा है तो वो बिना किसी वीजा के ब्रिटेन के तटों पर तबाही मचाएगा, फिर चाहे उन दोनों देशों के बीच कितने भी राजनीतिक तनाव क्यों ना हो। सही बात है, प्रकृति के सामने सब बराबर है। और इसी जमीनी सच्चाई ने दुनिया भर के देशों को एक साथ आने पर मजबूर किया। इसी कड़ी में आगे चलकर 23 मार्च 1950 को WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी। अब WMO की बात करें तो स्रोतों में एक ऐसा तथ्य है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्या? आज WMO के 193 सदस्य देश और क्षेत्र हैं। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में कितने गहरे राजनीतिक मतभेद हैं। ट्रेड वॉर चल रहे हैं, सीमाओं पर तनाव है, और कई देश तो कूटनीतिक स्तर पर एक दूसरे से बात भी नहीं करते। हाँ, रोज न्यूज में हम यही सब देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब कड़वाहटों के बावजूद ये 193 देश हर दिन, हर घंटे, बिना किसी राजनीतिक शर्त और बिना किसी फीस के अपने अपने मौसम का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये बात मुझे बहुत बड़ी लगी। देखिए, ऐसा करना उनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। वायुमंडल जो है वो एक निरंतर बहने वाली प्रणाली है, एक कंटिन्यूअस फ्लूइड सिस्टम। अच्छा।
हाँ, अगर कोई एक बड़ा देश अपना डेटा देना बंद कर दे तो ग्लोबल वेदर मॉडल में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट या कह लें एक अंधा कोना बन जाएगा। मतलब उस हिस्से की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और उस अंधे कोने की वजह से सिर्फ उस देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मौसम का अनुमान गलत हो जाएगा। ओहो, तो मतलब एक कड़ी टूटी तो पूरी चेन खराब। एकदम सही। ये मानव इतिहास में बिना सरहदों के सहयोग का शायद सबसे सफल उदाहरण है। वे ये जानकारी इसलिए साझा करते हैं क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने अकेले खड़े रहने का मतलब है निश्चित तबाही। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है कि प्रकृति का डर हमें जोड़े हुए है, और यही सहयोग हमें हमारी चर्चा के अगले अहम हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, जो कि आज की तकनीक के बारे में है। एग्जैक्टली। 2026 की थीम और इस महाडेटा का एआई के साथ जुड़ना। इस साल की थीम है ऑब्जर्विंग टुडे, प्रोटेक्टिंग टुमारो, यानी आज की निगरानी, कल की सुरक्षा। बहुत ही सटीक थीम है इस वक्त के हिसाब से। अब देखिए, हम हमेशा बिग डेटा जैसे भारी भरकम शब्द सुनते रहते हैं। इस संदर्भ में मैंने इसे समझने के लिए एक और उपमा सोची। क्या हम इस नई तकनीक को ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पुरानी धुंधली 144p रेजोल्यूशन वाली वीडियो को अचानक से 4K रेजोल्यूशन वाले बड़े टीवी पर देखना? अरे वाह, 4K रेजोल्यूशन वाली ये तुलना बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव आ कैसे रहा है। हाँ, वो कैसे? पारंपरिक रूप से मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक पूरी पृथ्वी के वायुमंडल को एक 3D ग्रिड या जाली में बांट देते हैं। आप कल्पना करें कि पूरी दुनिया के ऊपर लाखों अदृश्य चौकोर डिब्बे रखे हुए हैं। ठीक है, समझ गई। पहले के समय में हमारे पास जो कंप्यूटर थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उन डिब्बों का आकार बहुत बड़ा रखना पड़ता था। करीब 50 या 100 किलोमीटर चौड़ा एक डिब्बा। बाप रे, 50 किलोमीटर? वो तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। ये आपकी वो 144p की धुंधी तस्वीर थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ये तो बता देगा कि किसी पूरे जिले या राज्य में बारिश की संभावना है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि शहर के किस खास मोहल्ले में पानी भरेगा या बाढ़ आएगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन आज हमारे पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का पूरा जाल है। महासागरों में तैरते हुए हजारों बोई हैं जो पानी का तापमान लगातार नाप रहे हैं। और जमीन पर आधुनिक वेदर स्टेशंस भी तो हैं। हाँ, वो भी हैं। और इन सब से जो डेटा मिल रहा है वो इतना विशाल है कि सच में एक बाढ़ की तरह है। अब हमें उन 50 किलोमीटर वाले बड़े डब्बों को सिकोड़कर सिर्फ 1 किलोमीटर का करना है, ताकि हम मोहल्ले के स्तर पर भविष्यवाणी कर सके, राइट? एग्जैक्टली। इसे ही किलोमीटर स्केल क्लाइमेट मॉडलिंग कहते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर के छोटे डिब्बों के लिए पूरी पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिकी और गणित को सुलझाने के लिए हर सेकंड खरबों ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ट्रिलियंस! ये तो इंसानी दिमाग के बस की बात ही नहीं है। इंसानी दिमाग तो छोड़िए, पुराने सुपर कंप्यूटर्स को भी ये करने में इतने दिन लग जाते कि जब तक नतीजा आता तब तक मौसम गुजर चुका होता। रुकिए, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। मुझे ये डेटा की बाढ़ वाली बात समझ आ गई, और ये भी समझ आ गया कि हमें एआई की ज़रूरत क्यों है। लेकिन हम एआई के बारे में जो आमतौर पर जानते हैं वो ये है कि ये पुराने डेटा में पैटर्न ढूंढता है। हाँ, जनरली एआई ऐसे ही काम करता है। पर जलवायु या मौसम तो एक क्योटिक यानी बेहद अस्थिर प्रणाली है ना। ये हर सेकंड बदलती है। एक एल्गोरिदम जो सिर्फ पुराने डेटा पर प्रशिक्षित है, वो प्रकृति के इस पागलपन को, इस अनिश्चितता को कैसे समझ सकता है? क्या हम एआई पर कुछ ज्यादा ही आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपका ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम सही भी है। तो फिर ये काम कैसे कर रहा है? अगर एआई सिर्फ पिछले सालों के तापमान और बारिश के रिकॉर्ड रटकर भविष्यवाणी कर रहा होता तो वो पूरी तरह से फेल हो जाता। लेकिन स्रोतों में जिस नई एआई क्रांति की बात की गई है वो सिर्फ पैटर्न ढूंढने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या करता है ये? इसे फिजिक्स इन्फॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन एआई मॉडल्स को वायुमंडल के बुनियादी भौतिक नियमों जैसे थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स पर बाकायदा ट्रेन किया गया है। ओहो, मतलब ये सिर्फ रट नहीं रहा है, बल्कि ये समझ रहा है कि हवा और गर्मी आपस में कैसे बर्ताव करते हैं। सही कहा आपने। एआई को प्रकृति के नियम समझ आ गए हैं, इसलिए उसे हर एक गणितीय समीकरण को हल करने के लिए हफ्तों का समय नहीं चाहिए। वो एक तरह का साइंटिफिक इंट्यूशन विकसित कर लेता है। मतलब वो एक वैज्ञानिक की तरफ फील कर सकता है कि आगे क्या होगा। एग्जैक्टली। और वो सेकंडों में बता देता है कि तूफान किस दिशा में जाएगा। और आज हमें इस स्पीड की बहुत सख्त जरूरत है। वो क्यों?
क्योंकि दस्तावेज एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े की तरफ ध्यान खींचते हैं। औद्योगिक क्रांति या कहें 150 साल पहले की तुलना में वैश्विक औसत तापमान पहले ही 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब देखिए, जब हम 1.1 डिग्री सुनते हैं ना, तो ये बहुत मामूली लगता है। मतलब अगर आज मेरे शहर का तापमान 30 डिग्री है और कल 31.1 डिग्री हो जाए, तो शायद मुझे कोई खास फर्क महसूस भी ना हो। ये सुनने में कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं लगता। यही तो वो भ्रम है जो आम तौर पर पैदा होता है। हमें ये समझना होगा कि ये किसी एक शहर का तापमान नहीं है, ये पूरी पृथ्वी प्रणाली का औसत तापमान है। अच्छा, पूरे प्लैनेट का? हाँ, इसे इंसान के शरीर के उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके शरीर का सामान्य तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो क्या होगा? तो मुझे तेज बुखार हो जाएगा? बिल्कुल, आपको बुखार हो जाएगा और आपके शरीर के कई अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। पृथ्वी के साथ भी एकदम ऐसा ही हो रहा है। ये 1.1 डिग्री की अतिरिक्त गर्मी का मतलब है वायुमंडल में भयंकर मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा का आना। और वो एक्स्ट्रा ऊर्जा किस रूप में बाहर आती है? वो ऊर्जा वायुमंडल में नमी यानी पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देती है। गर्म हवा ज्यादा पानी रोक सकती है और फिर जब वो पानी गिरता है तो वो सामान्य बारिश नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वो अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश और भयंकर बाढ़ का रूप ले लेती है। हवाओं की दिशा तय करने वाली जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, वो इस अतिरिक्त गर्मी से अस्थिर हो गई हैं। अच्छा, इसीलिए आजकल मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। हाँ, इसी वजह से हम बेमौसम की हीट वेव और चक्रवातों की तीव्रता में इतनी तेजी से इजाफा देख रहे हैं। पृथ्वी का वायुमंडल अब पहले की तरह शांत या स्थिर नहीं रहा और इस नई अस्थिर दुनिया में वो 4K रेजोल्यूशन वाली AI टेक्निक ही हमारी इकलौती ढाल है जो हमें आने वाले खतरे को समय से पहले दिखा सकती है। तो जो थीम है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, उसका असली मतलब यही है कि अगर हम आज इस अस्थिरता को नहीं नापेंगे तो कल हम किसी अदृश्य आपदा के शिकार हो जाएंगे। 100% सही बात है। ये सिद्धांत बहुत तार्किक लगता है, लेकिन विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसका असर जमीन पर असल जिंदगी में न दिखे। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी देती है जो सीधे हमारे भारत से जुड़ी है। दस्तावेजों के अनुसार भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। हाँ, और इस संस्था ने हाल ही में अपने 150 साल पूरे किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इस लंबे सफर में एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए 1999 के उस ओडिशा सुपर साइक्लोन की बात करते हैं। उफ, वो एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने पूरे देश को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। सच में स्रोतों में ये साफ दर्ज है कि उस 1999 के चक्रवात में 10,000 से अधिक इंसानों ने अपनी जान गंवाई थी। मतलब एक ही झटके में 10,000 मौतें। वो बहुत ही दर्दनाक समय था। और अब अगर हम हाल के सालों को देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उतनी ही या उससे भी अधिक भयंकर तीव्रता वाले चक्रवात आ रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा गिरकर लगभग 0 के करीब आ गया है। नियर जीरो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैनिकों की मेहनत को कम आंकना होगा। ये कोई जादू नहीं है। हाँ, मेरा मतलब था कि ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। ये दशकों की ठोस योजना और हालिया वर्षों में उठाए गए बेहद आक्रामक तकनीकी कदमों का नतीजा है, जिसे भारत सरकार ने मिशन मौसम का नाम दिया है। मिशन मौसम, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। इस मिशन का सीधा सा लक्ष्य ये है कि 1.4 बिलियन की आबादी वाले इतने बड़े और भौगोलिक रूप से विविध देश को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाए। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। दस्तावेज बताते हैं कि सफलता के पीछे असल में 3 मुख्य तकनीकी पिलर्स या कहें स्तंभ हैं, जिन्होंने मिलकर ये मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है। तो चलिए इन तीनों पिलर्स को एक एक करके थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला स्तंभ क्या है? पहला है अगली पीढ़ी के डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क। इसे ऐसे समझें जैसे ट्रैफिक पुलिस की स्पीड नापने वाली मशीन काम करती है। अच्छा, वो स्पीड गन जो हाईवे पर होती है। हाँ, एग्जैक्टली वही। डॉपलर रडार हवा में रेडियो तरंगे भेजता है। जब ये तरंगे बादलों के अंदर मौजूद पानी की बूंदों से टकराकर वापस लौटती हैं, तो रडार उनकी फ्रीक्वेंसी में होने वाले बदलाव को नापता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे मौसम वैज्ञानिकों को सिर्फ ये नहीं पता चलता कि बादल कहाँ हैं, बल्कि वे ये भी जान लेते हैं कि बादल के अंदर हवा कितनी तेजी से घूम रही है और उसमें कितना पानी भरा हुआ है।
ओहो, मतलब हम रडार के जरिए बादलों का सिर्फ बाहरी आकार नहीं देख रहे, बल्कि उनके अंदर की पूरी एनाटॉमी या संरचना को लाइव स्कैन कर रहे हैं। एकदम सटीक तौर पर। क्या बात है। और दूसरा पिलर क्या है? अब दूसरा स्तंभ है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यानी वो विशालकाय सुपर कंप्यूटर्स। क्योंकि डॉपलर रडार से मिलने वाले इस भारी भरकम डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे घर वाले आम कंप्यूटर काम नहीं आ सकते। हाँ, वो तो हैंग हो जाएंगे। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ है हमारी अंतरिक्ष में मौजूद इनसैट सैटेलाइट सीरीज, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से लगातार भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, जमीन से रडार स्कैन कर रहे हैं, अंतरिक्ष से सैटेलाइट नजर रख रहे हैं और बीच में सुपर कंप्यूटर इस पूरे डेटा को एक साथ जोड़कर उसका विश्लेषण कर रहा है। एग्जैक्टली। और जब ये तीनों एक साथ एक सिंक में काम करते हैं, तब हमें वो चीज मिलती है जिसे अर्ली वार्निंग या पूर्व चेतावनी कहा जाता है, जिसका असर हमने ओडिशा वाले केस में देखा। हाँ। 1999 में हमारे पास प्रशासन को चेतावनी देने का समय बहुत कम था और जो जानकारी थी वो भी बहुत धुंधली थी, जैसे तट के किसी हिस्से पर तूफान टकराएगा। तो इतने बड़े इलाके से आप लाखों लोगों को अचानक खाली कैसे करा सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। वही तो समस्या थी। लेकिन आज इस नई तकनीक के दम पर प्रशासन को हफ्तों पहले सटीक जानकारी मिल जाती है कि तूफान किस दिन, कितने बजे, किस शहर के पास टकराएगा, हवा की गति क्या होगी और समुद्र की लहरें कितने मीटर ऊपर उठेंगी। ये सटीकता सच में कमाल की है। और इसी सटीकता की वजह से सही समय पर सही लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाता है। अब 10,000 मौतों से लेकर लगभग 0 मौतों तक का जो सफर है ना, वो इसी सटीकता ने तय किया है। ये सच में इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत है। जिंदगी बचाने से बड़ा कोई लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहती हूँ और एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। हम इन विशाल सुपर कंप्यूटर्स, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले महंगे सैटेलाइट्स और पूरे देश में रडार नेटवर्क बिछाने की बात कर रहे हैं। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अरब रुपए का भारी निवेश लगता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत महंगा है। तो भारत जैसे देश में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में भी पैसे की इतनी जरूरत है, कोई ये सवाल जरूर पूछ सकता है कि क्या मौसम की भविष्यवाणी पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का कोई आर्थिक औचित्य है? मतलब क्या ये एक तरह की लग्जरी नहीं है? देखिए, ये सवाल ना सिर्फ जायज है, बल्कि दुनिया के हर विकासशील देश के नीति निर्माता यही सवाल पूछते हैं। स्वाभाविक है। जब संसाधन सीमित हों तो प्राथमिकता तय करनी ही पड़ती है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक आंकड़ा दिया गया है जो इस पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। दस्तावेज बताते हैं कि मौसम और जलवायु सेवाओं में निवेश किए गए हर $1 से कम $10 का आर्थिक लाभ होता है। वेट, क्या $1 लगाकर $10 की वापसी? ये तो शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन रिटर्न से भी ज्यादा है। है ना? लेकिन ये पैसा वापस कैसे आता है? मौसम विज्ञान कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा है कि उससे मुनाफा हो। यही तो समझने वाली बात है। ये लाभ कमाए गए पैसे के रूप में नहीं, बल्कि बचाए गए नुकसान के रूप में आता है। अर्थशास्त्र में इसे लॉस अवॉइडेंस कहते हैं। अच्छा, लॉस अवॉइडेंस। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसे जमीनी स्तर पर सोचिए। अगर किसी शहर को सटीक भविष्यवाणी मिल जाए कि भारी बारिश होने वाली है और प्रशासन समय रहते नालों की सफाई करवा दे, पावर ग्रिड को सुरक्षित कर ले, तो बाढ़ से होने वाला करोड़ों का नुकसान बच जाता है ना। हाँ, वो तो है। इसी तरह कृषि का उदाहरण देखिए। अगर किसानों को पहले से पता हो कि अगले 2 हफ्तों तक बारिश नहीं होगी, तो वे बीज बोने का काम टाल देते हैं। ओह, इससे उनके महंगे बीज और खाद बर्बाद होने से बच जाते हैं। एग्जैक्टली। आपदा से बचाया गया ये पैसा ही वो $10 का रिटर्न है। ये मूल रूप से एक बेहद मुनाफे वाली इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। वाओ, ये नजरिया तो बहुत साफ कर देता है कि ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि निवेश हो रहा है। एकदम सही। और शायद यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2027 तक के लिए अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए पूर्व चेतावनी जैसी बड़ी पहल शुरू की है। जब ये तकनीक इतनी आर्थिक बचत और जीवन रक्षक कर सकती है, तो दुनिया के हर कोने में हर इंसान के पास ये सुविधा होनी ही चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और स्रोत सामग्री में इस भविष्य के रोड मैप का एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा है। वो क्या है? वो है युवाओं और सिटीजन साइंटिस्ट को इस पूरी व्यवस्था में शामिल करना। सिटीजन साइंटिस्ट? अब एक आम नागरिक
इस हाईटेक एआई और सैटेलाइट वाले मौसम विज्ञान में क्या कर सकता है? मतलब ये सिटीजन साइंटिस्ट जमीन पर असल में क्या करता है? ये डेटा के लोकतंत्रीकरण या कहें डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए कि केरल का कोई किसान या हिमालय के किसी दूरदराज गांव का कोई युवा अपने खेत या घर की छत पर एक छोटा सा बहुत सस्ता डिजिटल रेन गेज यानी वर्षा मापक यंत्र लगाता है। ठीक है। और वो उसे अपने स्मार्टफोन से जोड़ देता है। अब जब भी वहां बारिश होती है, वो स्मार्टफोन उस इलाके का एकदम सटीक लोकल डेटा सीधा केंद्रीय सुपर कंप्यूटर को भेज देता है। अरे वाह! देखिए, सैटेलाइट्स आसमान से सब कुछ नहीं देख सकते, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स छूट जाते हैं। ये आम नागरिक अपने फोन और छोटे उपकरणों के जरिए उन खाली जगहों को भरते हैं। वे ग्लोबल डेटा नेटवर्क में ह्यूमन सेंसर्स की तरह काम करते हैं। मतलब वे केवल आपदाओं के मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जैक्टली। ये पूरे कम्युनिटी को एम्पावर करने वाली बात है। ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने शुरुआत की थी 1854 के उस भयंकर तूफान से, जहां जहाज़ों के पास कोई दिशा नहीं थी। हाँ, जब वो अंधेरे में थे। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी के तटीय शहरों ने टेलीग्राफ से एक दूसरे को चेतावनी देना शुरू किया। वहां से सफर करते हुए आज हम एआई और सुपर कंप्यूटर्स के उस दौर में आ गए हैं जहां हम वायुमंडल की 4K रेजोल्यूशन वाली तस्वीर देख रहे हैं और 10,000 मौतों के आंकड़े को शून्य पर ला रहे हैं। हाँ, हमने आज की शुरुआत में मौसम विज्ञान की तुलना एक धुंधले एक्सरे से की थी, लेकिन अब ये साफ है कि डेटा और वैश्विक सहयोग ने उस धुंधलेपन को लगभग खत्म कर दिया है। ये एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच है जो रोजाना हमारी रक्षा कर रहा है। और इस पूरी यात्रा से एक बात बहुत गहराई से साबित होती है कि हमारी पृथ्वी को समझने और बचाने के लिए हमें अपनी राजनीतिक और राष्ट्रीय सीमाओं से परे देखना ही होगा। जो देश आज का डेटा साझा कर रहे हैं, असल में वही कल को सुरक्षित कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर पर सामने आई है, वो सच में उम्मीद से भरी है। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो इन दस्तावेजों में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन आज की हमारी चर्चा को देखते हुए वो सवाल जहन में आना बहुत स्वाभाविक है। अच्छा, वो सवाल क्या है? श्रोताओं के लिए सोचना काफी दिलचस्प होगा। जरा सोचिए, अगर आने वाले कुछ ही सालों में हमारी ये एआई और किलोमीटर स्केल मॉडलिंग इतनी सटीक हो जाए कि हमें महीनों पहले ही हर चरम मौसमी घटना, मतलब हर एक बाढ़, हर भयंकर हीट वेव, हर समुद्री तूफान के आने की जगह और समय की एकदम सटीक जानकारी मिल जाए, जो कि बहुत जल्द संभव हो सकता है। हाँ, तो फिर इंसानों के शहर बसाने और घर बनाने के तरीके कितने बदल जाएंगे। जब डेटा एकदम शीशे की तरह साफ होगा, जब कोई भी सरकार या बिल्डर ये बहाना नहीं बना पाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ बाढ़ आ सकती है, तो क्या हमारी व्यवस्थाओं की जवाबदेही हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब प्रकृति को दोष देने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तब हमारे सामने ये एकदम साफ होगा कि तबाही हमारी नियति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चुनी हुई गलती है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है।